हेलो बच्चों, क्लास 11th की फ़िज़िक्स हम लोग कर रहे थे और क्लास 11th की फ़िज़िक्स में जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के 5 लेक्चर कर चुके थे। आज डायमेंशनल एनालिसिस का हमारा 6वां लेक्चर है बच्चों और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इम्पॉर्टेंट लेक्चर इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो भी बातें की थी वो हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल करी थी। हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े और आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पे पूरा का पूरा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा आज का लेक्चर नंबर है सीरीज़ में, वो लेक्चर नंबर है बच्चों 6 और ये जो लेक्चर है ये पूरा का पूरा बेस होने वाला है न्यूमेरिकल्स में। कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स में अपने न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो उन बुक्स के मैंने न्यूमेरिकल्स उठाए हैं। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जैसे कि हम अगर उन न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या नीट हो या IIT JEE मेंस का हो, वो हम जो है वो कवर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6। सबसे पहली बात जो हमने लास्ट टर्म तक पढ़ी थी उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस का जो डेवलपमेंट था, डायमेंशनल एनालिसिस का जो यूज़ था वो हमने देखा था। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, डायमेंशनल जो एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशंस की बात करेंगे बच्चों। कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस तो चलिए हमने कर लिया, हमने देखा था कि यूनिट कन्वर्जन में हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ कर रहे हैं। यूनिट कन्वर्जन के बाद हम लोग जब कोई फिजिकल एक्सप्रेशन था तो उसकी करेक्टनेस चेक करते थे, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और उसके बाद हम लोगों ने जो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी थी वो कई सारी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती थी, तो उस स्थिति में हम लोग एक जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को डिराइव करने सीखा था। तो ये हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में काम किया था। अभी हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जहाँ पे हमारा डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं आता है या फेल हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो काम हमने किया है, जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो फिर हम आगे समझ पाएंगे और सारी बातें। ठीक है, और ये हम करने के बाद, ये बेसिकली प्योर कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके जस्ट बाद हम लोग न्यूमेरिकल में स्विच करेंगे और न्यूमेरिकल में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो HC वर्मा सर की बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो उठाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन है वो ये है कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते। ठीक, कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं बच्चों। जैसे कि ये मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा अपनापन भी आता है। कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल पाते। जैसे कि हमने एक फार्मूला डिराइव किया, T = K√L/G। ठीक है, ये क्या था, ये टाइम पीरियड था, एक सिंपल पेंडुलम था, वो सिंपल पेंडुलम इस पॉइंट से हैंग हुआ था स्ट्रिंग के माध्यम से। स्ट्रिंग की लेंथ L हुआ करती थी और जो G था वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। इस फार्मूले से हम एक बात और वहां पे हम लोगों को करनी थी, वो शायद मैं मिस कर गया था, कि जो टाइम पीरियड है वो सिंपल जो पेंडुलम है इसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इसका मास m है बच्चों, ठीक है, तो मास पे ये डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड जो है वो केवल स्ट्रिंग की लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। बट यहां पर हम जो कैपिटल K, ये स्मॉल k था, ये जो मेरा कांस्टेंट था, डायमेंशन लेस कांस्टेंट बच्चों। ठीक है, ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट था, इस ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो था, इस कांस्टेंट की हम वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं इस प्रोसेस से। ठीक,
तो डायमेंशनल एनालिसिस हमको ये पावर नहीं देता या इसमें ये ताकत नहीं है कि हम डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाए। तो यहाँ पे हमारा जो डायमेंशनल अप्रोच है ये इसकी एक लिमिट है। ऐसे ही अन्य भी जो फार्मूले हम डिराइव करेंगे, जो फार्मूले हम डिड्यूस करेंगे, उसमें हम जो एक्सपेरिमेंटली इन वैल्यूज को निकालते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक्सपेरिमेंट कर करके हम निकालते हैं, ठीक है, तब जाकर के ये वैल्यू आती है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे बच्चों? हमने एल लिया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है स्मॉल जी वो तो हमेशा सेम रहने वाला है। डिफरेंट लेंथ के अलग अलग जो है टाइम पीरियड, अलग अलग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाया पेंडुलम का, और उसके बाद जो है वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। एक्सपेरिमेंट से जो के की वैल्यू आती है वो 2 पाई आती है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ओके। इसके बाद एक जो नेक्स्ट जो इसकी सेकंड नंबर की जो लिमिटेशन है वो ये है, अगर फिजिकल क्वांटिटीज, इफ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड in such a way that they are in product form, or multiplication, then dimensional analysis will work। then अप्रोच, डायमेंशनल एनालिसिस की जो अप्रोच है ये वर्क करेगी, विल वर्क। मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मैंने कहा कि जो टाइम पीरियड टी था वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, टाइम पीरियड टी जो था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड ओवरऑल था मेरा, ये लेंथ की पावर a और g की पावर b पे डिपेंड कर रहा था। तो ये डॉट है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अगर क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटीज का, तो उस कंडीशन में ही हम फिर फार्मूला जो है डायमेंशनल एनालिसिस का प्रोसेस फॉलो करके इस फार्मूले को डिड्यूस कर सकते हैं। a की वैल्यू 1/2 और g की वैल्यू, b की वैल्यू -1/2 हम निकाल सकते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट है। अगर मैं कहूं, अगर सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है दो फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कहूं कि एक इक्वेशन है v² = u² + 2as, ठीक है। अब ये हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, बट हो सकता है होपफुली आपको पता हो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो यहां पे जो ये क्वांटिटीज हैं वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल a और ये प्रोपोर्शनल s, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल u, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल a, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल s, ऐसा नहीं है। मतलब ये डॉट, ये प्रोडक्ट में नहीं है, ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है बच्चों। यहाँ क्या है? एडिशन हो गया। अगर पिक्चर में एडिशन हो गया तो फिर हमारा ये डायमेंशनल अप्रोच जो है यहाँ पे फेल हो जाता है। बात क्लियर है? एच.सी. वर्मा सर की बुक है, उसमें बहुत ही स्टैंडर्ड वे में ये तीनों बातें लिखी हुई हैं। अगर आपको कभी पढ़ने का मन करे तो ये वीडियो देख करके आप एच.सी. वर्मा सर की बुक पढ़ोगे, उसमें बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया ढंग से ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायमेंशनल अप्रोच वाला जो मेथड है ये बच्चों हमें यूज नहीं कर पाएंगे हम, जबकि यहाँ पे है तो कर लेंगे। यहाँ पे डायमेंशनल अप्रोच की लिमिटेशन आ जाती है। बात क्लियर हुई? ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या है बच्चों? होता क्या है कि जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं क्लास 11th में आकर के, तो ये चीज़ें हमारे लिए, हमें लगता है कि यार बहुत आसान सी बात है, हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल कर लेंगे। बट जब न्यूमेरिकल आता है, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेसिकली जब बैठते हैं, तो इन्हीं सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हम स्किप करते हैं, वहाँ से न्यूमेरिकल मेरा बन करके आ जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में हमारा काम क्या है बच्चों, एज ए स्टूडेंट हमारा काम ये है कि हम जम के मेहनत करें, एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसके बाद हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे खुद को। हम नीट में बैठे, IIT JEE के एग्ज़ाम में बैठे, अगर बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और हमने कॉन्सेप्ट्स पे काम किया है न्यूमेरिकल्स के साथ, तो फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनती। सिलेक्शन होना सिलेक्शन ना होना वो ऑलमाइटी पे, भगवान पे, गॉड पे छोड़िए, अपना काम करना है हमें बेहतरीन ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक न्यूमेरिकल पे वर्क करना है। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस हमको इस लाइफ में ना मिले। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी 2025 में मई का महीना चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट 2025 का। तो बच्चे जो हैं वो 2024, 2023, 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं नीट के, एक मिनट, उसके बेसिस पे तैयारी करी, बहुत अच्छी करी। बट अभी क्या हुआ कि पेपर का जो लेवल था वो बहुत ऊपर चला गया। जब पेपर का लेवल ऊपर गया तो बहुत ही वो बच्चे जिन्होंने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखी है, बहुत अच्छी मेहनत करी है, न्यूमेरिकल्स पे काम किया है, वो बच्चे ही उस एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाए, बाकी बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हम किसी प्रोसेस में हैं, वैसे मुझे पता है आपका टाइम कीमती है, बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी प्रोसेस में हैं तो उस प्रोसेस को हमको बेहतरीन ढंग से अपना जी जान लगा करके सीखना है बच्चों, बाकी ऑलमाइटी ईश्वर पे छोड़ना है। ये बात मेरी आप याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्या हुआ बच्चों, थर्ड जो मेरा पॉइंट आया वो आया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ ज़्यादा हो गई, ठीक है, बात समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई क्वांटिटी है x, ये डिपेंड कर रही है 5 क्वांटिटीज़ पे, ठीक है, 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। अच्छी बात है। अभी 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है, मेरे पास A, B, C, D और E 3 डायमेंशंस आ गए, 3 एक्सपोनेंट आ गए ऊपर। जो जैसे मान लीजिए जैसे x है, a की पावर b, सॉरी x है, तो इसको हम ले लें z कोई क्वांटिटी है, x जो है वो z पे डिपेंड कर रहा है, x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, x p पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, x q पे डिपेंड कर रहा है और x r पे डिपेंड कर रहा है। सपोज मैंने कहा कि ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मेरी ये क्वांटिटी x डिपेंड कर रही है, और डिपेंड ऐसे कर रही है कि सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल नंबर 2 था वो तो हमारा पास हो गया, हम डायमेंशंस जो हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम इस पे कहेंगे कि भैया इसकी पावर a, इसकी पावर b, c, d और e। बात क्लियर है? 5 अलग अलग पावर हमने कर दी। ठीक है, अभी क्या हुआ, z में मेरे पास फंडामेंटल यूनिट्स जो थी वो m था, l था और t था। ठीक है, m था, l था और t था। तो जब हमने ये पावर सेपरेट करी, बच्चों आप समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझना है, क्योंकि ये बुक में जब हम देखने जाते हैं तो इस तरह से नहीं दिया होता है जैसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको निश्चित तौर पे कमेंट में डालिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। MLT 3 जो फंडामेंटल यूनिट्स थे, हमारे बेसिक यूनिट्स थे, MLT ये मैंने बना लिए। अब जब भी हम m की बात करेंगे तो x में भी होगा MLT। तो क्या होगा कि हमारे पास बच्चों 5 अननोन है, A B C D E, ठीक, लेकिन हमारी जो इक्वेशंस बनेंगी वो m में बनेगी, l में बनेगी और t में बनेगी। तो बात समझ रहे हैं आप? अननोन कितने हो गए बच्चों? अननोन हो गए हमारे पास क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटीज हो गई 5 A B C D E, और जो इक्वेशंस हैं हमारी वो इक्वेशंस हो गई हमारी 3। बच्चों ये बात जान लो, क्लास 9 10th में भी हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास इक्वेशन 3 है और अननोन 5 है तो फिर हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। बात क्लियर है? अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है और 5 अननोन है
तो फिर हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है इक्वल करके, तो हमारे पास जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं उतने नंबर ऑफ अननोन होने चाहिए कम से कम। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस ज़्यादा होंगी, अननोन कम होगा तो चलेगा, बट अननोन कम है, नंबर ऑफ इक्वेशन अननोन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी जब नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हमारे पास ज़्यादा हैं और इक्वेशंस हमारे पास कम बनेंगी, अननोन ज़्यादा बनेंगे, तो फिर हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस अप्रोच जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद फिर जब ऐसा कुछ होता है तो कोई एक दूसरा मेथड आता है, रेलेज मेथड आता है, वो फिर जब हम लोग इंजीनियरिंग वाले लेवल पे जाते हैं, ग्रेजुएशन बीटेक के लेवल पे, वहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये तीन कॉन्सेप्ट, तीन जो हमारे डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस थी, ये बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मुझे पहले मैं सोच रहा था कि इसको स्किप कर सकते हैं, बट इसको स्किप नहीं करेंगे, तब जा करके हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको जो हमारा वीडियोज़ हैं वो अच्छे लग रहे हैं और आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं। मन से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।